राजस्थान में सबसे लंबा समय लगाया गया मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए, लेकिन यहां पर जब पूरी तस्वीर निकलकर आई तो उसमें जातियों के समीकरण का एक ऐसा खाका नजर आया जिसकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के, हम अगर कोर वोट बैंक को देखें तो उस हिसाब से नजर आता है। क्या एक ओबीसी मुख्यमंत्री होगा या राजपूत मुख्यमंत्री होगा, ये चर्चाएं चलती रही, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री की भी सुगबुगाहट रही। अब ब्राह्मण मुख्यमंत्री, उनकी डिप्टी एक राजपूत के तौर पर और साथ में एक दलित डिप्टी भी, ये वोटरों के मन को साधने में कितनी दूर तक जा सकता है? मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये बीजेपी का पुराना जांचा परखा 1+2 का फॉर्मूला है। यूपी में कामयाब रहा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी यही अपनाया। राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री, एक दलित उप मुख्यमंत्री, दूसरी राजपूत उप मुख्यमंत्री। ये शायद भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। मैं से एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहा और जो भी दायित्व मुझे मिला निश्चित रूप से उसको बखूबी से निभाता हूं और जो ये दायित्व दिया निश्चित रूप से मैं इसको जनता के साथ मिलकर और अच्छी तरह से सब 36 कौम को साथ लेकर चलूंगा और उनके साथ रहकर काम करूंगा। मैं निश्चित रूप से दलितों के उत्थान के लिए काम करूंगा और दलित जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी पे जो जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अब दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी काम करेंगे। जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है और आपने आज उदाहरण देखा, शायद कल भी देखा होगा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो लेकिन वो काम उसने पार्टी के लिए किया है, जनता के लिए किया है, तो उसको सम्मान भी मिलता है और उस पर पार्टी विश्वास भी जताती है। और ये आपने देखा, बहुत खुशी की बात है, एक आम कार्यकर्ता को आज मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत बड़ा काम किया है और इससे सब कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भी बढ़ा है, उत्साह भी है। भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम को चुना तो इसके सीधे सीधे 3 संदेश देने थे। एक, बीजेपी सवर्ण समाज सहित हर समाज को साथ लेकर चलती है। दूसरा, संगठन से कोई भी शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री की पसंद है तो मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाएंगे। अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। बीजेपी को इस बार भी अपने 400+ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान से बड़ी उम्मीदें हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष दिखने वाले निशानों के अलावा कई समीकरण भी साथ हैं। ब्राह्मण समाज से 33 वर्ष बाद राजस्थान को सीएम मिला तो इसका फायदा 2024 में अन्य राज्यों में भी मिलने की उम्मीद पार्टी लगा रही है। इसी के साथ करीब 7% ब्राह्मण वोट भी पार्टी से जुड़ सकता है। उत्तर भारत में राजस्थान इस समय पहला राज्य है जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। अब अगर डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की रणनीति समझी जाए तो वो इस प्रकार है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से आते हैं। राजस्थान में दलित समाज की आबादी 17% है। प्रेमचंद के बहाने बीजेपी ने दलित समीकरण भी साधने की कोशिश की है। राजस्थान में राजपूत आबादी करीब 9 से 10% है। बीजेपी ने दिया कुमारी को इसीलिए डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी है क्योंकि राजस्थान में राजपूत वोटर कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने एक और समीकरण साधा है और वो है सिंधी वोटर्स का, जो आमतौर पर पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ होते हैं। बीजेपी ने इस समाज से वासुदेव देवनानी को स्पीकर चुना है ताकि ये संदेश भी दिया जा सके कि जो साथ हैं उनका ध्यान पार्टी रख रही।
तीनों राज्यों में बीजेपी ने 60 साल से नीचे की उम्र वाले नेताओं को कमान सौंपी है। 2024 का चुनाव एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन नए चेहरों को चुनने के पीछे आने वाले समय की लंबी रणनीति भी हो सकती है, जिसमें 2024 के आम चुनाव के बाद ही होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव शामिल हैं।